हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है एक बार फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ गुफ्तगू होगी। और आज का जो चैप्टर होगा यूनिट नंबर 3 का सेकंड, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और जल्दी हम विद इन 5 और 6 लेक्चर्स के अंदर पूर्ण आहुति कर देंगे। और ये 11th क्लास और 12th क्लास के कंप्लीट सिलेबस के PYQs जो नीट के हैं वो सारे हमने देखे। और ऐसा नहीं कि नीट के 5 या 7 साल के, मैंने 30 से 35 साल के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें सपोर्ट मिले और ऐसे ऐसे लेक्चर और बहुत सारे आपके लिए लेके आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का कंसेप्ट और उससे रिलेटेड बातें साथ साथ चलती हैं। और इसके साथ कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कैसे 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होगा, सारी बातें आपको यहां पे क्लियर की जाएंगी। इसलिए मैं बार बार आपको यही बात कहता हूं कि कंप्लीट लेक्चर आपको देखना है। क्वालिटी और कंटेंट आपको उसमें वरीड होने की जरूरत नहीं है। आपका एक भी मिनट मैं खराब नहीं करूंगा एक्स्ट्रा, बट आप कंप्लीट लेक्चर के साथ बने रहिए। तो चलिए करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, यूनिट नंबर 3 का सेकंड। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर 61 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसी के पहले चैप्टर में, जो PYQs के अंदर ही है। अब ये 62 क्वेश्चन है। अब देखिए क्या कहता है। ए 250 टन रेक्टेंगुलर कोयल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर कोयल है जिसके पास टन्स की वैल्यू है 250 और जिसकी लेंथ दे रखी है 2.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.2, और इसकी विड्थ कितनी प्रोवाइड कर दी, 1.25 सेंटीमीटर। कैरीज आ करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर। कितने करंट को कैरी कर रही है, 85 माइक्रो एम्पियर के करंट को कैरी कर रही है। ठीक है। सब्जेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और कितने मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ में रखी हुई है, दैट इज 0.85 टेस्ला। वर्क डन फॉर रोटेटिंग द कोयल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट अ टॉर्क। अब क्या कह रहा है कि 0 डिग्री से 180 डिग्री तक रोटेट करना है, ऐसा बोल रहा है। कहोगे सर 0 डिग्री तो इसने दे ही नहीं रखा। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, इसकी स्टेटमेंट पर नहीं है। अगेंस्ट रोटेटिंग 180 डिग्री अगेंस्ट टॉर्क, मतलब पूरा का पूरा एक रोटेशन हमें करवाना है। तो शुरू में वो 0 डिग्री पे रही होगी, पूरा रोटेशन 180 डिग्री का। यानी कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोयल है। समझ लीजिए कि आपके पास एक ये रेक्टेंगुलर कोयल है, ये आपके पास, और ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है। ठीक है। और इस कोयल का कंप्लीट एक रोटेशन करवाना है 180 डिग्री। तो कितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कैसे कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। सबसे पहले जब ये इस पोजीशन में थी रेक्टेंगुलर कोयल, तो इसका वर्क डन निकाल लीजिए, आपको फार्मूला पता है। और फिर जब इसको रोटेट कर दिया गया तब इसका वर्क डन निकाल लीजिए, वो भी आपको पता है। फाइनल वर्क डन में से इनिशियल वर्क डन घटा दीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। तो यही हम यहां करने जा रहे हैं कि हम फाइनल वर्क डन में से इनिशियल वर्क डन को घटा दें। पर इस चैप्टर के अंदर हमें वर्क डन का एक 7 फार्मूला दे दिया जिसमें आपको अलग अलग घटाने की जरूरत नहीं है। वो है cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब आपको अलग अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑटोमेटिकली जो है यहां पे एक सिचुएशन हमें दे दी, और उस सिचुएशन के अंदर उन्होंने हमें ये फायदा दे दिया कि आपको ये सीधा फार्मूला लगा दो, आपका उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें m की वैल्यू चाहिए। m होता है किसके बराबर, NIA। किसी रेक्टेंगुलर लूप के अंदर या किसी सर्कुलर लूप के अंदर या किसी स्क्वायर लूप के अंदर जब करंट मूव करता है तो उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है I इंटू ए, और सीधी बार के लिए होता है स्मॉल m, जिसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, गुणा में लेंथ। अब ये क्या होगा, n टर्न से, इसलिए NIA। और b की वैल्यू आपको प्रोवाइड कर रखी, करंट की वैल्यू आपको दे रखी, एरिया यहां से आ जाएगा। एरिया इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन से आपको एरिया मिल जाएगा। ठीक है। अब इस फार्मूले में रखते हैं तो वर्क डन इज इक्वल टू m की जगह नंबर ऑफ टन्स ये रखेंगे, n की वैल्यू है 250, करंट है आपके पास 85 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो को चेंज करोगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई बाय एरिया क्या है, एरिया 2.1 का मल्टीप्लीकेशन कर दो 1.25 से, क्योंकि लेंथ गुणा में विड्थ क्या होता है, लेंथ गुणा में विड्थ ही रेक्टेंगल का एरिया होता है। अब इस 2.1 को सेंटीमीटर में मीटर में बदला, 1.25 को भी मीटर में बदला, तो बटे में 100 कर दिया। अब आगे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0.85 टेस्ला, ये रही। अभी भी इसके साथ और टर्म बची हुई है, इसको मैं यहां से कैंसिल आउट कर देता हूं। अभी भी हमारे पास और टर्म यहां पे बची हुई है। कौन कौन सी टर्म बची हुई है देखिए जरा ध्यान से।
अभी भी हमारे पास कोस थीटा, अब कोस थीटा 1 0 डिग्री है और कोस थीटा 2 कितने से रोटेट कर दिया, 180 डिग्री से रोटेट कर दिया, इस तरह से। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपको पता चलेगा कि यहां पे 2.1, 1.25, 85, 85। अब इस पूरे के पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास उत्तर आ जाएगा। अब मैं इसको करूंगा तो फिर ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप इसको सोल्व करके उत्तर निकाल सकते हैं। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो ये एक माइनस ये, एक माइनस ये, इस पूरे फैक्टर को मिला के यहां क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस पूरे फैक्टर की वैल्यू 2, 0 की वैल्यू 1, कोस 180 की वैल्यू -1, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इस पूरे को सोल्व करना है, जैसे ही आप सोल्व करोगे आपके पास उत्तर मिल जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। 63, ए बार मैग्नेट इज हैंग बाय थिन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज, किसमें कर दी हमने, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दिया, जैसे एक थ्रेड से, इस तरह से ये बार मैग्नेट होगी, और यहां हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कर दिया और इसके अंदर इसको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए जब आप सस्पेंड करोगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ठहरती है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं अलग से इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। इन इक्विलिब्रियम स्टेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री, 60 डिग्री इज W। जब आप इसको रोटेट 60 डिग्री से कर देते हैं तो उसके लिए इसकी एनर्जी है W। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजीशन, इस नई पोजीशन में इसको रखने के लिए कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन को समझो जरा, इस बार मैग्नेट को जब 60 डिग्री से रोटेट करना है तो हमें W वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है। अब W वर्क डन की रिक्वायरमेंट के बाद उसकी नई पोजीशन कहां गई, 60 डिग्री के ऊपर, यानी कि ये बार मैग्नेट है, अब कितने मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रही है, 60 डिग्री। अब नई पोजीशन में 60 डिग्री के ऊपर ही रखना है उसको, तो कितने एक्स्ट्रा टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। तो जिस टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी वो कितना है, दैट इज इक्वल टू m इंटू बी इंटू साइन थीटा, ये हो गया। अब नया एंगल जहां पे उसको रखना है वो तो है 60 डिग्री, तो टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज m इंटू बी, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 के बराबर। बट समस्या यहां पे है कि इस फॉर्मेट में हमारा उत्तर नहीं दे रखा है चारों में से, उत्तर तो W के फॉर्मेट में दे रखा है। तो हम सबसे पहले W को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैसे करेंगे, दैट इज W इज इक्वल टू m इंटू बी, m इंटू बी, आगे कहां से कहां तक, कोस थीटा 1 0 डिग्री है और कोस थीटा 2 कितना है, 60 डिग्री के बराबर है। इस तरह से होगा, क्योंकि 60 डिग्री का रोटेशन करना तो कहां से होगा, 0 डिग्री से 60 डिग्री ही तो होगा रोटेशन, तभी तो रोटेशन पॉसिबल है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो 0 डिग्री एंगल के ऊपर रखी हुई है, फिर उसका रोटेशन किससे कर दिया हमने, 60 डिग्री से कर दिया। तो इस तरह से हो गया। अब दैट इज W, यहां हो गया m इंटू बी, कोस 0 की वैल्यू 1 और कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो उत्तर आ जाएगा इसका m इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू W। अगर एम बी की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 2W इज इक्वल टू m इंटू बी। ठीक है, तो इस एम बी की जगह क्या रख दो, 2W रख दो और यहां हो जाएगा √3/2। अब इस 2 से 2 कैंसिल, उत्तर क्या बन गया, √3W बन गया। ठीक है, तो √3W, इस तरह से। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात का बार बार ध्यान रखना है कि किस फॉर्मेट में उत्तर है और सिचुएशन क्या बोल रही है। जब तक आप उस कंप्लीट स्टेटमेंट को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप उत्तर नहीं निकाल सकते। इसलिए आपको पहले स्टेटमेंट को एनालाइज करना है, उसके बाद आप आंसर दोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्वेश्चन में कहीं जो आपकी मिस्टेक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 64th का क्वेश्चन कहता है, फ्लोइंग फिगर्स शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस, ईच मैग्नेट है जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, प्रत्येक का डायपोल मोमेंट m है, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको ये बता रही है, आपको 4 सिचुएशन दी गई है, 1 2 3 4, इन चारों सिचुएशन में से किसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये बात पूछिए। अगले सबसे किसका सबसे ज्यादा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, और प्रत्येक रोड का, यानी कि ये 2 बार मैग्नेट है, साउथ से नॉर्थ 1 और साउथ से नॉर्थ 2, प्रत्येक का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसका भी m और इसका भी m है, इसी प्रकार इन सब का है।
अब इसके लिए आपको एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। जैसे आपको पता था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन माइनस क्या से प्लस क्या होती है, आपको पता है ये बात। उसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए कि साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ डायरेक्शन तक होती है, साउथ से नॉर्थ तक होती है। अब एक एम ये हो गया, एक एम ये हो गया। अब दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट तो इस तरफ आएगा, किससे, वेक्टर एडिशन से। और दोनों में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है। इसलिए क्या बचेगा, केवल m का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर अंडर द रूट। आगे वाली टर्म में तो कोस 90, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0 हो गया। इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको सोल्व करोगे तो √2m उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एक डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ और दूसरी डायरेक्शन है इस तरफ, तो एक एम इस तरफ, एक एम इस तरफ, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट क्या बचेगा, बचेगा ही नहीं, क्योंकि साउथ से नॉर्थ तक एक का एम और नॉर्थ साउथ से नॉर्थ तक एक का एम, दोनों की डायरेक्शन उल्टी है और दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, अगले ने बोल रखा है, इसलिए नेट क्या आ जाएगा, 0। तो इसका तो 0 के बराबर हो गए। अब बात करते हैं किस केस की, एक इस केस की। पहले मैं इस केस की बात करूं तो इसका हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। अब की बार एंगल दोनों के बीच कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। तो फार्मूला लगा दो, फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कोस 30 डिग्री और पूरे के ऊपर रूट रहेगा। अब m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, 2m का स्क्वायर, और यहां पे बच गया कोस 30 डिग्री। ये आ गया। अब दोनों में फर्क समझिए जरा, अगर मैं इसको फर्दर सिंपलीफाई करता तो यहां आता 2m का स्क्वायर और फिर इसको मैं इस फॉर्म में लेके आता। आपको मैं क्या दिखाना चाहता हूं, यहां पे दिखाना चाहता हूं 2m स्क्वायर रूट, इसके प्लस में कुछ नहीं है, बट 2m स्क्वायर के प्लस में कोई ना कोई टर्म तो है। हालांकि कोस 30 डिग्री का एंगल नेगेटिव भी नहीं है, इसलिए इसमें टर्म ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये टर्म कम होगी, ये भी कम होगी, ये ज्यादा होगी। मतलब ना तो ये हो सकता ऑप्शन, ना ये हो सकता ऑप्शन। मैंने क्या कहा है, मैंने जब इसको देखा तो √2m स्क्वायर है अंदर, पर इसमें √2m स्क्वायर के साथ कुछ ना कुछ प्लस भी हो रहा है, और ये एंगल 30 डिग्री है जो कि नेगेटिव का भी नहीं है, इसलिए हमें समझ आ गया कि इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ऐड हो रहा है तो मतलब इससे तो ज्यादा है और इससे भी ज्यादा, तो ये पहले दूसरे ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अब देखिए कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे मोटे तौर पे 1.7/2, तो कितना आएगा, लगभग आएगा 0.85, यहां जो आएगा। अगर सेम डायग्राम है पर एंगल अलग है 60 डिग्री, अगर कोस 60 होता तो यहां लिखता मैं 1/2, जिसकी वैल्यू क्या होती, 0.5 होती। यहां जब ये प्लस हो रहा है तो 2m स्क्वायर 0.85 हो रहा है, और जब 60 डिग्री चौथे ऑप्शन के लिए होगा तो वहां क्या होगा, 0.5। तो 0.85 0.5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको सारी चीजें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल माइंड लगाना है, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब आपको समझा दिया गया, जब भी ऐसी चीज आए तो कैसे टैकल करनी है। ये तो पहले ही आउट हो गया। अब इसमें देखा कि √2m स्क्वायर में कुछ ऐड नहीं हो रहा, बट यहां ऐड हो रहा है। उसके साथ साथ आपको कोस का एंगल भी चेक करना है, क्योंकि कोस 90 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव होती है तो ये प्लस ही होगा, माइनस तो हो नहीं सकता, इसलिए वैल्यू ज्यादा है। अब 30 और 60 को कंपेयर किया, कोस 30 की वैल्यू ज्यादा और कोस 60 की वैल्यू कम होती है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे कोस का फंक्शन 0 से 90 डिग्री की तरफ जाता है तो उसकी वैल्यू घटती है, बट साइन का फंक्शन 0 से 90 पे जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। यहां पे कौन सा फंक्शन है, कोस का, इसलिए 30 पे वैल्यू ज्यादा होगी, 60 पे वैल्यू कम होगी, इसलिए तीसरे वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ए बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M। सबसे पहले हमारे पास एक बार मैग्नेट थी, और जिस बार मैग्नेट की लेंथ किसके बराबर थी, L के बराबर थी, और इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या था, M के बराबर, ऐसी थी। is bent in the form of an arc as shown in the figure, the new magnetic dipole moment will। अब क्या किया, इस बार मैग्नेट को इस टर्म में चेंज कर दिया, ये रही आपके सामने, इसकी टर्म में बना दिया। अब नया डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है, कितना होगा इसकी बात कर रहा है। अब सोचिए, नया डायपोल मोमेंट, एक पोल ये हो गया और दूसरा पोल ये हो गया, एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, इन दोनों पोल्स के बीच की दूरी चाहिए हमें। एक पोल ये, एक पोल ये, इनके बीच की दूरी तो लेते, तो इनके बीच की भी दूरी चाहिए। इनके बीच की दूरी कैसे आएगी, अगर ये r होता, ये वाला देखो ये r है, तो इस r का एक कंपोनेंट इस तरफ, एक कंपोनेंट इस तरफ,
एंगल कितने का, 30 डिग्री का। इसी प्रकार ये आर होता तो इस आर का एक कंपोनेंट दूसरा ये और एक कंपोनेंट ये। अब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इन दोनों के बीच की दूरी बना रहा है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो क्या किया, जो आर रेडियस दे रखी है, आर रेडियस दे रखी है, उसके हमने दो कंपोनेंट कर दिए। अगर मैं इसको हाफ में डिवाइड कर दूं तो ये 30 का बचेगा और ये भी 30 डिग्री का बचेगा। अब आर का एक कंपोनेंट इस तरफ और एक इस तरफ वाला होगा आर साइन थीटा, जो कि 30 डिग्री। इसी प्रकार ये वाला कंपोनेंट भी आर साइन 30 डिग्री। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ यहां तक टोटल मिला के इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की दूरी तो है, ठीक है। क्योंकि आपको दूरी लेनी है दो पोल के बीच की, सीधी टेढ़ी दूरी नहीं लेनी, सीधी दूरी लेनी है। इसका मतलब नया डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, m इंटू इसके बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी क्या होगी, r साइन थीटा ये, r साइन थीटा ये, तो कितनी बनेगी, दैट इज 2r साइन 30 डिग्री। क्योंकि थीटा कितना है, 30 डिग्री, आधा हो गया भाई, 60 नहीं है, आधा एंगल हो चुका है। इस प्रकार से होगी। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं एल की। एल अगर ये पूरा सर्कल बनता, समझिए, अगर ये पूरा सर्कल बनता तो इसकी सरकमफ्रेंस क्या होती, 2 पाई आर। मतलब ये एल है वो 2 पाई आर में बदल जाता, क्योंकि हमें पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस पता। पर अब इसने कितने में किया, 60 डिग्री में। पूरा सर्कल कितने का होता, 360 डिग्री। देखिए आपको बताता हूं, 360 डिग्री का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। 1 डिग्री का बटे में 360। अब कितना एंगल ले रहा है, 60 डिग्री का, तो इसका सरकमफ्रेंस गुणा में 60। अब कैंसिल आउट, 6 6 36 और इससे कैंसिल आउट होके 3, मतलब कितना आ गया, पाई आर बाई 3। याद रखना ही। अब ये लेंथ जो है, ये जो लेंथ है ये किसके बराबर कन्वर्ट होगी भाई, ये कन्वर्ट होगी पाई आर बाई 3। मैं आपको बेसिक से उठा के वहां से पलट के मार रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से। कुछ बच्चे होते हैं जिनको इन बातों का थोड़ा कम होता, वो इनसे बचते हैं। जो कर रहा है उसकी तो अच्छी बात है, पर मैं जो आपको बचने का तरीका है मैं उसको वहां पे निरस्त कर रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि कैसे इजी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। अब किसी को ये नहीं पता कि 60 डिग्री के ऊपर कितनी लेंथ बचेगी, क्योंकि उसको पता है कि पूरा सर्कल होता तो सरकमफ्रेंस 2 पाई और होती। पर अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, आपको इस तरह से निकालना है। आपको यहां कीजिए 360 डिग्री का 2 पाई आर, एक का कितना और 60 का कितना, हमें निकालनी है आर की वैल्यू। तो ये क्या बनेगा, 3l बटे पाई। क्यों आर की वैल्यू निकालनी है, इसलिए निकालनी है क्योंकि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m इंटू एल है। स्मॉल m और इस लेंथ को ही तो कैपिटल M बोला है, और इसी की टर्म में पूछ रहा है। देखो कैपिटल M की टर्म में ही तो पूछ रहा है उत्तर। तो उसको बनाने के लिए जब ये बार मैग्नेट थी तब इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m था, जो किसके बराबर था, m इंटू एल, स्मॉल m इंटू एल, उसकी टर्म में निकालना है। अब आगे देखिए, ठीक है। अब आगे हम नया m, ये m डैश हो गया, m डैश हो गया, इज इक्वल टू स्मॉल m 2 और r की जगह कितना, 3l डिवाइडेड बाय पाई, और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो ये इससे कैंसिल आउट, यहां बचेगा 3m इंटू एल डिवाइडेड बाय में पाई। अब ये m इंटू एल की वैल्यू तो कैपिटल M है, तो यहां पे रख देंगे, तो 3 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय पाई, ये उत्तर आ गया। 3 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय में पाई, तो उत्तर आएगा 3 इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाय में पाई, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट पता किया जो m इंटू एल है। अब इसको बेंड कर दिया तो इन दोनों के बीच की दूरी चाहिए थी। उस दूरी के लिए हमने इस r के दो कंपोनेंट किए, r साइन 30 और r साइन 30। तो टोटल दूरी कितनी होगी, 2r साइन 30। तो नया डाइपोल मोमेंट हो गया, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट, और उनके बीच की दूरी होगी 2r साइन 30 डिग्री। उसकी वैल्यू रखी। फिर हमने 60 डिग्री के लिए जो लेंथ बनती है वो निकाल ली इस तरह से, जैसे 3l बाय पाई, और इसकी वैल्यू, r की वैल्यू यहां रख दी और उत्तर निकाल लिया। A bar magnet of magnetic moment M is placed at a right angle to the magnetic induction B. If force F is experienced by each pole of magnet, the length of magnet. अब देखिए, एक बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेटिक का मैग्नेटिक मोमेंट है M, वो राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड रख दिया। तो राइट एंगल टू मैग्नेटिक फील्ड रख दिया तो टॉर्क की वैल्यू क्या होगी यहां पे, M B साइन 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि M और B के बीच अगला एंगल क्या बोला, 90 डिग्री, राइट एंगल टू मैग्नेटिक इंडक्शन B। तो मतलब दोनों में एंगल कितने डिग्री का, 90। यानी कि क्या कह रहा है कि ये कोयल है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के ऊपर है। इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट M
और ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच एंगल कितने का, 90 का। तो टॉर्क की वैल्यू किसके बराबर होगी, m इंटू बी के बराबर। F इज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच पोल। अब उसके अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड है F है, वो प्रत्येक पोल के द्वारा है, तो लेंथ ऑफ। अब इस बात को समझिए जरा, मान लिया जाए ये आपका एक मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से समझना भाई। यहां पे हमने एक बार मैग्नेट रख दी, ये रख दी। अब बार मैग्नेटिक का एक पोल साउथ होगा और एक पोल होगा नॉर्थ के बराबर। तो एक पोल पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ, और दूसरे पोल पे जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा। इस तरह से हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो L है, जो बार मैग्नेटिक की लेंथ भी है, जो बार मैग्नेटिक की लेंथ भी है। अब इसके ऊपर जो टॉर्क आया वो तो ये रहा, पर टॉर्क का फार्मूला एक और होता है 11th क्लास में, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए फोर्स की वैल्यू है F और परपेंडिकुलर दूरी क्या है, L के बराबर है। तो मतलब इस M इंटू बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस टॉर्क के बराबर, दैट इज F इंटू एल। तो ये क्या हो जाएगा, M इंटू बी डिवाइडेड बाय में F इज इक्वल टू L, किसके बराबर, L के बराबर। तो MB बाय F के बराबर हो गया उत्तर, इस प्रकार से। ठीक है, अब एक बात सोचिए, ये मैं क्यों कहता हूं बार बार कि आपको कंसेप्ट और डेरिवेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये टॉर्क जब आपको यूज करके दिखाया जा रहा है, तो ये निकालने से पहले देखो, जब आप इसका डेरिवेशन करते हो ना कि ए बार मैग्नेटिक प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब उसका हम डेरिवेशन करके दिखाते हैं तो डेरिवेशन यहीं से स्टार्ट होता है कि भाई जब बार मैग्नेटिक कोर रखा जाएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, क्योंकि एक साउथ है एक नॉर्थ पोल है, तो उसके कारण वहां पे टॉर्क आएगा। उस टॉर्क की वैल्यू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और इस फोर्स की वैल्यू रखते हैं हम m इंटू बी। इस फोर्स की वैल्यू वहां पे रखते हैं m इंटू बी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चार्ज गुणा में इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी प्रकार चार्ज का काम पोल स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड। इसको यहां रखते हैं, फिर ये हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये डेरिवेशन के अंदर से उठाया गया क्वेश्चन है बच्चे पार्टी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, बार बार कहता हूं मेरे बच्चों कि ये सारे क्वेश्चन बीच में से उठाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से उठाए गए हैं। आपको उस डेरिवेशन का पता होना चाहिए, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 67, ए मैग्नेटिक नीडल सस्पेंडेड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये नीडल है कोई, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो थीटा कितने डिग्री का हो जाएगा, 0 डिग्री का। फील्ड रिक्वायर √3 जूल ऑफ वर्क टू टर्न थ्रू 60 डिग्री। 0 डिग्री से 60 डिग्री तक टर्न करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, √3 जूल वर्क की रिक्वायरमेंट है, ऐसा इसका बोलना है। यानी कि उस मैग्नेटिक या उस नीडल को 0 डिग्री से 60 डिग्री तक रोटेट कर दिया। जब ऐसा किया तो उसमें जो वर्क डन है वो √3 जूल के बराबर है। ठीक है, द टॉर्क नीडेड टू मेंटेन द नीडल इन दिस पोजीशन विल बी। इस पोजीशन में मेंटेन करने के लिए कितना टॉर्क लगेगा। ऐसा ही क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, सिमिलर इसी अभी आज के ही लेक्चर में कर चुके हैं। तो उसके लिए जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर होगा भाई, m इंटू बी इंटू साइन 60 डिग्री, क्योंकि क्या कह रहा है कि नई 60 डिग्री की जो पोजीशन है उस पे उसको होल्ड करने के लिए, नई पोजीशन जो 60 डिग्री की बनी है उस पे होल्ड करने के लिए कितने टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी, तो दैट इज एम बी साइन 60 डिग्री। अब देखिए m इंटू बी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अब फिर से उत्तर तो इस टर्म में है, इस टर्म में उत्तर है, तो पहले एम बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। वो कहां से फाइंड आउट करोगे, वर्क डन से। वर्क डन का फार्मूला m इंटू बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, आपके पास फार्मूला है, यूज कीजिए। अब W कितना है, √3। देखो अगले ने दे रखा है वर्क डन इज √3 जूल के बराबर। अब m इंटू बी की वैल्यू चाहिए, पहले एंगल है कोस 0 डिग्री और दूसरा एंगल है कोस 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल टू m इंटू बी, कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 60 की वैल्यू 1/2। यहां पे क्या बचेगा, 1/2, ये 2 जाएगा ऊपर, तो यहां पे हो जाएगा 2√3 इज इक्वल टू m इंटू बी। ये वैल्यू आ गई एम बी की। अब इसकी वैल्यू यहां रख दो, यहां रखोगे तो एम बी की वैल्यू हो गई √3, यानी कि 2√3 मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइडेड बाय 2, तो इस 2 से 2 कैंसिल, √3 गुना √3 3, तो कितना चाहिए, 3 न्यूटन मीटर। तो और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो टॉर्क है उसकी यूनिट भी न्यूटन मीटर होती है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 3 जूल इसका उत्तर आ जाएगा इस प्रकार से।
तो मैं बार बार आपको बातें कह रहा हूं कि डेरिवेशन को बीच से उठाया गया है, फार्मूले को उठाया गया है, कुछ बातें फार्मूला बेस्ड है पर कुछ बातें क्या है, डेरिवेशन का बीच से उठाया गया है। इसलिए मैं आपको बार बार यही बात बोलता हूं कि आप फॉर्मूले रटने में ज्यादा विश्वास ना रखें, जो सिंपल डेरिवेशन है उनको तो कम से कम कर ले ताकि आपको फायदा हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके क्वेश्चन पेपर में आए हुआ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हो। ये तो मैं 35 साल के क्वेश्चन उठा रहा हूं, तो उसमें से कोई ऐसा है जो फार्मूला बेस्ड है, कुछ ऐसे जो कंसेप्ट को बीच से उठाया गया, इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं। 68 ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना दे रखा है 0.4 जूल पर टेस्ला, इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला। किसमें प्लेस्ड है, एक बी में जिसकी वैल्यू है 16 टेस्ला। द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम देन पोटेंशियल एनर्जी इज। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन, बड़ी अच्छी बात इन्होंने लिख दी, व्हेन दिस इज इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बच्चा पार्टी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक तो होता है स्टेबल, एक होता है अनस्टेबल और एक होता है न्यूट्रल। तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी यू वो क्या होती है, नेगेटिव, याद रखना हमेशा नेगेटिव होती है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में यू कितनी होती है, पॉजिटिव होती है। और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में यू कितना होता है, जीरो होता है। यह बात आपको याद रखनी है, इसी का फायदा यहां उठाया जाएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, अनस्टेबल में पॉजिटिव और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जीरो। यानी कि यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए भाई, मिनिमम। और यहां पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। यहां पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम, ऊपर लिख देता हूं मिनिमम, और यहां पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए मैक्सिमम। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसमें मिनिमम और इसमें क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ एक केस और बता रहा हूं जो पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। इसके लिए डी स्क्वेयर यू डिवाइडेड बाय में डी एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव, किसकी बात कर रहे हैं, डबल डेरिवेटिव को, डी स्क्वेयर यू बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और इस केस के लिए डी स्क्वेयर यू डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वेयर, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। और इसके लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। दो बातें आपको मैं यहां पे बार बार कंप्लीट करवा रहा हूं, बार बार कंपेयर करवा रहा हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मतलब नेगेटिव, नेगेटिव तो मिनिमम ही है, और अनस्टेबल के लिए पॉजिटिव और न्यूट्रल के लिए जीरो। पर एक बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया इसका उलट, ये बातें तो सारे बच्चे पढ़ के गए थे, जानते थे, इस पे ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के डी स्क्वायर यू बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, उल्टा हो जाता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव और इसके लिए जीरो। तो इसके लिए सारी बातें मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं, कॉपी पेन पे नोट कर लीजिए। मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, इसलिए मैं सारे बिंदु आपके लिए बार बार लेके आता हूं। तो आपका सपोर्ट चाहिए है, नीचे कमेंट सेक्शन में कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये सारे। अब क्या ये बोल रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, एम बी कोस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। एक तो जो दो एंगल का है, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, दूसरा हमने एक फार्मूला ये भी ड्राइव करते हैं माइनस एम बी कोस थीटा, जब हम कहते हैं कि अगर वो 90 डिग्री से थीटा रोटेशन हुआ, मतलब ये बार मैग्नेटिक 90 डिग्री पे है मैग्नेटिक फील्ड के, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड ये, और फिर बाद में हमने इसका थीटा रोटेशन कर दिया, तो स्पेशल केस करके ये फार्मूला निकाला था। अब अगर इस कोस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का m इंटू बी, इस प्रकार। कोस 90 होता तो कोस 90 की वैल्यू जीरो होती, पोटेंशियल एनर्जी आती जीरो, बट कोस थीटा जब 1 है तो इसकी वैल्यू है माइनस एम बी, मतलब जीरो से भी कम, इसलिए मिनिमम होगी। वही तो बोला कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। ये किस एंगल पे होती है, 0 डिग्री एंगल के ऊपर, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम इसका किस एंगल पे होगा, 0 डिग्री एंगल पे। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और वैल्यू है माइनस एम बी। अब एम की वैल्यू कितनी दे रहा है, 0.4, और बी की वैल्यू कितनी पहुंचा रहा है ये, 0.16, इस प्रकार, और विद नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा 16 चौक 64, 1 2 3, तो 0.064 जूल के बराबर होगा विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन।
क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नेगेटिव में होती है, इसलिए उत्तर ये होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 69, A vibration magnetometer placed in magnetic meridian has small bar magnet। एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है भाई, ये डिवाइस होता है, एक टेंजेंट गैल्वेनोमीटर होता है, एक वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर होता है। ये सब केसेस टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं, यानी कि किसी बार मैग्नेट को जब उसमें प्लेस करेंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या आएगा उसके लिए यूज किया जाता है। हैज स्मॉल बार मैग्नेट, द मैग्नेट एग्जीक्यूट ऑसिलेशन। देखिए उसमें बैठते ही जैसे ही वाइब्रेशन मैग्नेटिक मीटर के अंदर वो बार मैग्नेटिक गई तो उसने क्या किया, ऑसिलेशन शुरू कर दिए, वो ऑसिलेट होना शुरू हो चुकी है। विद टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड, कितने टाइम पीरियड के साथ, 2 सेकंड के टाइम पीरियड के साथ। यहां लिख लेता हूं, दैट इज टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। ठीक है। इन अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 24 माइक्रो टेस्ला, बी की वैल्यू क्या है, 24 माइक्रो टेस्ला। यहां पे एक वर्ड आया है अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और मैं बात बता दूं आपको, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिज्म अब की बार आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको उससे वरीड होने की जरूरत नहीं है। व्हेन हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ, ये क्या था, B1, अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड B2 को 18 माइक्रो टेस्ला कर दिया जाए, 18 माइक्रो टेस्ला कर दिया जाए, इज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द अर्थ फील्ड बाय प्लेसिंग ए करंट कैरिंग वायर, द न्यू टाइम पीरियड ऑफ मैग्नेट विल बी। ये जो नीचे लिखी हुई बात है इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक ऑसिलेशन जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है, वहां मैग्नेटिक फील्ड है 224 माइक्रो टेस्ला। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड 18 माइक्रो टेस्ला हो जाए तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। इसके लिए आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज 2 पाई अंडर द रूट आई डिवाइडेड बाय में m इंटू बी। अब I कौन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी यहां पे इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई काम नहीं है। क्यों काम नहीं है, क्योंकि उस मैग्नेट की होल्डिंग पोजीशन को चेंज नहीं किया, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूम रही है उसी के अबाउट घूम रही है, पहले भी और बाद में भी, इसलिए उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आया, इसलिए I सेम। इसके मैग्नेटिक मोमेंट में भी चेंज नहीं किया, ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। चेंज केवल किसको किया है, मैग्नेटिक फील्ड को। 2 पाई पहले से कांस्टेंट, मतलब टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा ही तो हुआ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखिए ये 24 से 18 कर दिया तो क्या होगा, अब पहला टाइम पीरियड हो गया T1, दूसरा टाइम पीरियड हो गया T2, दोनों को डिवाइड किया। अब B है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऊपर कौन आएगा, B2, और नीचे कौन आएगा भाई, B1 आएगा अंडर द रूट। आगे देखिए B2 मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 18 माइक्रो टेस्ला, और B1 मैग्नेटिक फील्ड कितना है, दैट इज 24 माइक्रो टेस्ला अंडर द रूट। अब माइक्रो टेस्ला से माइक्रो टेस्ला गया, अब देखिए ये हो गया 6 3 जा 6 4 जा, अब ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू अंडर द रूट 3/4, 3/4, इस तरह से उत्तर आ गया। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए, अब यहां पे एक लाइन इन्होंने बोल रखी है, उसका हमें यहां पे यूज करना है। द इज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द अर्थ मैग्नेटिक बाय प्लेसिंग ए करंट कैरिंग कोयल। क्या कह रहा है कि उस सिचुएशन में हमने एक उल्टा मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया जिसका नाम क्या रख दिया, 18 माइक्रो टेस्ला। यहां पे इस क्वेश्चन की गंभीरता को समझिए, इसके बाद आपको उत्तर मिलेगा यहां पे, नहीं तो उत्तर नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और इन्होंने आगे बढ़ के काम कर रखा है, यहां तक एक बार छोड़ दो फिर मैं आपको बताता हूं क्या कह रहा है। When horizontal field of 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड, एक हॉरिजॉन्टल माइक्रो फील्ड 18 माइक्रो टेस्ला प्रोड्यूस कर दिया अपोजिट टू अर्थ फील्ड बाय प्लेसिंग ए करंट कैरिंग कोयल। जो अर्थ का फील्ड 24 माइक्रो टेस्ला था उससे उल्टी डायरेक्शन में एक नया फील्ड बना दिया जिसकी वैल्यू 18 माइक्रो टेस्ला। तो एक अर्थ का हो गया 24, उसके उल्टी डायरेक्शन में हो गया 18, तो नेट फील्ड कितना बचेगा, दैट इज 24 माइनस 18, 6 माइक्रो टेस्ला इज इक्वल टू में B2, इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि इसकी बोला कि एक ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, जिसको क्या बोल रहे हैं BH, इसके उल्टी डायरेक्शन में एक नया बना दिया, वो कितना है 18 माइक्रो टेस्ला का। तो नेट कितना होगा, 24 में से 18 गए 6 माइक्रो टेस्ला। इसलिए अब आपको यहां क्या रखना है, ऊपर 6 माइक्रो टेस्ला, जो नया आया है B2, और पुराना कितना है 24 माइक्रो टेस्ला। तो कैंसिल आउट हो गए 4, यहां पे हो जाएगा 1/4, 4 का रूट 2, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ T इज इक्वल टू में T2।
T2। तो दो पहले कितना था 2 सेकंड, नया कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक पेज डाल रखा है, वो पेज क्या है, इस स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़ना। व्हेन हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 18 माइक्रो टेस्ला इज प्रोड्यूस्ड अपोजिट टू द अर्थ फील्ड। कैसे प्रोड्यूस किया उस पर ध्यान नहीं देना, कैसे बनाया उस पर ध्यान नहीं देना, बट ये कह दिया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे उल्टा 18 माइक्रो टेस्ला प्रोड्यूस कर दिया। मतलब क्या इसका, इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ का इस तरफ, इसका इस तरफ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए नेट क्या होगा, बड़े में से छोटा, और उसी को यहां पे रखा जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर इसका उत्तर आएगा, ऊपर 18 रख दोगे जैसे पहले रख दिया गया था तो उससे उत्तर नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे क्या करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्टली 18 देखते हैं और दूसरा क्या देखते हैं 24, तो दोनों को रखते हैं, फिर उत्तर उनका मिलता नहीं है। तो वो गलती आप ना करो, इसलिए पहले मैंने आपको दिखाया था कि आप ये गलती कर सकते हो, फिर आगे मैंने आपको बता दिया इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 70, स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टेटमेंट कहती है कि द टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर। दो आइडेंटिकल बार मैग्नेट हैं, देखिए एक ये रही और दूसरी बार मैग्नेट ये रही, डी अपार्ट, और दोनों के दोनों एक दूसरे से कितनी अपार्ट है भाई, डी डिस्टेंस पे। देखो डी डिस्टेंस पे, यहां से लेकर के यहां तक। स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, ध्यान देना भाई, स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल, स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है जो किस पे हो, रेस्ट पे हो, उसको क्या कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। Q इज प्लेस्ड एट P, यहां इस P पॉइंट के ऊपर यहां रखा है, ये रहा P पॉइंट के ऊपर। इन बिटवीन द गैप ऑफ टू मैग्नेट एट डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर, ये इसका सेंटर है, इस सेंटर से D दूरी के ऊपर एक P पॉइंट रखा हुआ है ऊपर। एज शोन इन द फिगर द फोर्स ऑन चार्ज Q। सबसे पहले तो एक बात देखिए, जब मैग्नेटिक फोर्स आता है, वो मैग्नेटिक फोर्स क्या आता है, Q इंटू V इंटू B इंटू साइन थीटा। यहां चार्ज भी है, यहां मैग्नेटिक फील्ड भी है, पर वेलोसिटी तो नहीं है क्योंकि चार्ज तो रेस्ट पे है, चार्ज तो रेस्ट पे, अगले ने बोला रेस्ट पे, मतलब वेलोसिटी क्या है, जीरो, वेलोसिटी जीरो तो फोर्स भी जीरो, तो जीरो फोर्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना, बस सीधी सी स्टेटमेंट थी। क्वेश्चन नंबर 71, ए क्लोजली वाउंड सोलेनोइड ऑफ 2000 टन्स। आपके पास एक क्लोजली वाउंड सोलेनोइड है जिसके पास नंबर ऑफ टन्स की वैल्यू क्या है, 2000, 2000 के बराबर है। नंबर ऑफ टन्स कितनी है, 2000 है नंबर ऑफ टन्स। आगे क्या कर, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया कैरीज ए करंट इतना, इसके साथ साथ एरिया कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ -4 मीटर स्क्वायर, इतना इसके पास क्या है, एरिया है। और करंट कितना है 2 एम्पियर, इसके अंदर से जो करंट मूव कर रहा है वो कर रहा है 2 एम्पियर। is suspended through center and perpendicular to its length, allowing to turn in horizontal plane in magnetic field of that is 5 गुणा 10 की शक्ति -2 टेस्ला, making angle 30 degree with axis of solenoid. The torque on the solenoid is, टॉर्क कितना बना रहा है, थीटा 30 डिग्री का। अब देखिए, एक आपके पास क्या है, सोलेनोइड है 2000 टन है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, कैरीज करंट इतना, इट इज सस्पेंडेड इट थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ, अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल फील्ड। क्या कह रहा है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें नंबर ऑफ टर्न 2000, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट दे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इतने में रख दिया। अगर वो 30 डिग्री से रोटेट हो रहा है तो उसके लिए कितने टॉर्क की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए टॉर्क की आवश्यकता होगी दैट इज m इंटू बी इंटू साइन थीटा, यही सीधा फार्मूला। अब m की वैल्यू क्या है, NIA मतलब 2000 टन, गुणा में करंट की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, और मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.5 गुणा 10 की शक्ति -4, और b की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की शक्ति -2, और साइन थीटा साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। देखिए इस 2 से ये 2 गया, अब यहां पे कितना हो गया, 3 जीरो है, ये है, यहां से जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब क्या होगा, 5 दूनी 10 गुणा में 1.5 गुणा में -1 ये -2 ये, तो 10⁻⁻3। अब 1 इससे जाएगा तो यहां कितना बच जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की शक्ति -2। यहां पहले 3 था भाई, यहां पे क्या था 3, अब इस 10 की शक्ति 1 से ये चला जाएगा तो यहां बचेगा 1.5 गुणा 10 की शक्ति
2 न्यूटन मीटर। 1.5 गुणा 10 की शक्ति माइनस 2 न्यूटन मीटर। सीधे से सिंपल से क्वेश्चन आए हुए, मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं। 72 की स्टेटमेंट देखिए भाई, इसको 72 क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। ए बार मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट दे रखा है 2 गुणा 10 की शक्ति 4 जूल पर टेस्ला। इसके बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू दे रखी है 2 गुणा 10 की शक्ति माइनस 4 जूल पर टेस्ला। ए हॉरिजॉन्टल इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, वो हॉरिजॉन्टल गलत है, इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर 6 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला, इसके अंदर फ्री है। एग्जिस्ट इन द स्पेस, द वर्क डन इन टेकिंग द मैग्नेट स्लोली फ्रॉम डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड डायरेक्शन 60 डिग्री। पहले तो वो बार मैग्नेट, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये बार मैग्नेटिक है, दोनों है पैरेलल, साउथ और नॉर्थ। डायरेक्शन क्या होती है, साउथ से नॉर्थ। तो एंगल शुरू में कितने डिग्री का है, 0 डिग्री का, और बाद में एंगल कितने का बना दिया, 60 डिग्री का बना दिया। इस काम में कितने वर्क डन की रिक्वायरमेंट होगी, ये बात पूछ रहा है। तो इसके लिए वर्क डन का फार्मूला दैट इज m इंटू बी, और साथ में हो जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, इस तरह से। अब m की वैल्यू कितनी है, 2 गुणा 10 की शक्ति 4, ये रहा, माइनस का 4, ऊपर प्लस का 4 रखा हुआ है भाई, यहां पे, यहां प्लस का 4 है, प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय में b की वैल्यू कितनी, 6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू कोस थीटा 1 मतलब कोस 0 1 वैल्यू, कोस थीटा 2 मतलब कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। अब देखो प्लस 4 से माइनस 4, 6 दूनी 12 इंटू यहां पे आएगा कितना, 1/2, इससे कैंसिल हो गया, उत्तर कितना, 6 जूल, 6 जूल उत्तर। इस प्रकार तो सिल्ली से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल स्टेटमेंट यहां पे नहीं है और ना मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने डाल रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 73, a bar magnet is oscillating in earth magnetic field with time period t, what happened to its time period and motion if its mass is quadruple। अगर उसके मास को क्वाड्रुपल कर दिया जाए तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ता है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको टाइम पीरियड का फार्मूला पता होना चाहिए, दैट इज 2π √I डिवाइडेड बाय में mb। अब यहां पे मैं एक कंट्राडिक्शन की बात आपको बताऊं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते हैं इस फार्मूले को रट लेते हैं, रट लिया फार्मूला, और जब भी आपको बोल दिया गया कि आई इतना आ गया, एम इतना आ गया, बी इतना आ गया, टाइम पीरियड बता दो, आप बता देते हो। पर आपको यहां पे पता होना चाहिए कि ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छे से पता होना चाहिए कि ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, m इंटू के का स्क्वायर। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू तो mr स्क्वायर होती है, हमने क्या लिया, रेडियस ऑफ जायरेशन से लिया, k इज रेडियस ऑफ जायरेशन, क्योंकि जब भी हम रेडियस ऑफ जायरेशन का फैक्टर पुट करते हैं तो हमें यह लिखने की जरूरत नहीं है कि 1/2 mr स्क्वायर है या 1/12 mr स्क्वायर है, क्योंकि वो तो ओरिजिनली बात लिखते हैं, तब रेडियस ऑफ जायरेशन की टर्म में हमने साथ में लिख दिया k। अब इस k की वैल्यू कितनी है, 1/2 1/12 1/3 कितनी वो हो सकती है, हमें उससे मतलब भी नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमने यहां पे m के स्क्वायर रखा है। ये कौन है, m इंटू बी, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है पोल स्ट्रेंथ गुणा में लेंथ, तो कहीं मास नहीं आया, मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो टाइम पीरियड बन के आ गया 2π √m इंटू के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में m इंटू बी, और इसमें जो ये m है ये मास वाला ही है, ठीक है। तो आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला होगा टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, मतलब अगर मास को क्वाड्रुपल कर दिया, मतलब 4m कर दिया, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 गुना, क्योंकि 4 का रूट बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 का रूट बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो क्या होगा, मोशन रिमेन सिंपल हार्मोनिक विद टाइम पीरियड t/2, मोशन रिमेन SHM विद टाइम पीरियड 2t, टाइम पीरियड 2t, क्योंकि वो डबल होना है, इसलिए उत्तर नंबर 2 आपका करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 74, 2 bar magnet having a same geometry with magnetic moment m and 2m are freely suspended in each such a way that their similar pole are in the same side, then its time period of oscillation is t1। Now polarity of one of magnet is reversed and time period of oscillation is t2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि पहले हमने 2 बार मैग्नेट ली इस तरह से, इसका ये साउथ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल,
एक दूसरी मैग्नेट बिल्कुल इसके नीचे रख दी सेम पोलैरिटी के साथ, मतलब ये भी साउथ ये भी साउथ, तो इसकी भी डायरेक्शन ये मैग्नेटिक मोमेंट की, इसकी भी डायरेक्शन ये, एक है m के साथ एक है 2m के साथ। इस पूरे सिस्टम का टाइम पीरियड है t1, ऐसा बोला गया है। अब क्या कह रहा है कि नाउ द पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ मैग्नेट इज रिवर्स्ड, इनमें से एक मैग्नेट की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, तो कर दो। अब की बार इस तरफ साउथ इस तरफ नॉर्थ, और इसको रखा इस तरफ साउथ इस तरफ नॉर्थ, अब पोलैरिटी चेंज कर दी। एक मैग्नेट का मोमेंट m है एक का 2m है। नाउ टाइम पीरियड इज t2, अब टाइम पीरियड क्या बन गया, t2 बन गया, ये बोल रहा है। अब दोनों के बीच रिलेशनशिप बताना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जरा ध्यान से समझे। पहले दोनों की दोनों मैग्नेट की सेम पोलैरिटी है, इसलिए दोनों का टाइम पीरियड मिला के t1 है। अगर इनमें से एक की पोलैरिटी को चेंज कर दिया, मतलब साउथ नॉर्थ को नॉर्थ साउथ ऐसे बना दिया, तो अब टाइम पीरियड t2 है, दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा। अब एक बात सोचिए, टाइम पीरियड का जो फार्मूला है वो होता है 2 पाई अंडर द रूट आई बाय में mb, ये होता है। अब कौन सी चीज पे फर्क पड़ेगा वो ध्यान दीजिए, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पड़ेगा और दूसरा m पे पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इनका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा भाई, दैट इज i1 प्लस में i2 हो जाएगा। अब इसका भी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, दैट इज i1 प्लस में i2। कहोगे सर पोलैरिटी अपोजिट होने के कारण यहां माइनस साइन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये तो सिंपल सा मास और डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए यहां पे कोई माइनस प्लस नहीं आएगा। बट जब आप इस मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करोगे तो ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इन दोनों की डायरेक्शन सेम, तो नेट हो जाएगा 2m प्लस m 3m, तो इसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट m1 का कितना हो जाएगा 3m ऐड हो जाएगा, क्योंकि 2m इसका m इसका दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो डायरेक्शन बता रखी है, और डायरेक्शन सेम है इसलिए हमारे पास क्या होगा 3m। बट दूसरे केस में, इस केस में एक की पोलैरिटी ये रही और एक की पोलैरिटी ये रही, दोनों अपोजिट में है, तो 2m में से m जाएगा, बड़े में से छोटा जाएगा, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, m के बराबर। ठीक है, यहां पे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है इसलिए 2i, यहां पे दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है इसलिए ये भी 2i के बराबर हो जाएगा। अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। देखिए टाइम पीरियड t1 डिवाइडेड बाय में टाइम पीरियड t2, 2 पाई दोनों में कांस्टेंट है, रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर रखेंगे पहला i, तो कितना हो जाएगा 2i, और ये रखोगे तो कितना हो जाएगा 3m। अब दूसरे केस के लिए रखते हैं, दूसरे केस के लिए रखेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से 2i, बट उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, m के बराबर है, तो 2i से 2i कैंसिल, जो जो बातें लिखी हुई हैं सारी आपके सामने इस फार्मूले में रख दी, इसमें एक बार t1 के लिए लगा दिया एक बार t2 के लिए। अब हो गया क्या, t1 डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है, अब 1/√3 है, 1/√3 है, तो ये लेस देन 1 होगा ना, 1/√3, क्योंकि 1/1.7 तो 1 से तो छोटा आ गया, ऊपर 1 है नीचे ज्यादा है 1 से, तो क्वांटिटी क्या आएगी, लेस देन 1। अगर t1 बाय t2 लेस देन 1 होगा तो t1 लेस देन किससे होगा, t2 से, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई उससे कर दी, तो उत्तर जो है t1 लेस देन t2 ये मिल गया इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि जिसका m बढ़ रहा है, जिसका m बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन का आंसर दैट इज t2 इज ग्रेटर देन t1। और ऊपर से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, और t1 का m क्या है, ज्यादा 3m है, तो उसका टाइम पीरियड कम भी होगा, वहां से भी आप कर सकते हो, ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है। आप इसको बस इतना बना लीजिए कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, तो जिसका m ज्यादा उसका टाइम पीरियड कम, ऐसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। A bar magnet of magnetic moment m is placed in magnetic field of induction B. The torque जो exerted on it, अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, m इंटू बी साइन थीटा, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, m क्रॉस b, पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है b क्रॉस m विद नेगेटिव साइन। ये दोनों ही फॉर्म सही हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, जब b को पहले और m को आगे लोगे तो यहां माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन ये भी ठीक है इसका और ऑप्शन ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया हुआ था तो इसके दोनों ऑप्शन को ठीक किया गया था, ए भी ठीक है और इसका डी भी ठीक है। A bar magnet of magnetic moment m is cut into two equal part of equal length। एक बार मैग्नेट है ये रहा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या, m के बराबर, इन दोनों को इक्वल पार्ट में कट कर दिया, ऐसे
यानी कि ऊपर वाला आधा और नीचे वाला आधा, पर दोनों की लेंथ को सेम रखा है। देखो मैंने भी लेंथ को सेम कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे कट करता तो लेंथ आधी हो जाती, पर कहा उसने इक्वल लेंथ रखनी है ऐसे। अगले ने क्या बोला कि आपको कट तो करना है पर लेंथ को इक्वल रखना है, तो मैं ऐसे कट कर देता हूं। आपको याद रखना है कि जब आप ऐसे कट करोगे तो इसकी पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती है भाई, नीचे वाले की और आधी रहेगी ऊपर वाले के पास। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है जब आप इसको ऐसे कट करते तो लेंथ आधी हो जाती और ऐसे कट करते हो तो पोल स्ट्रेंथ आधी हो जाती। और मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है m इंटू एल। एल आधा होगा तब भी ये m/2 होगा, m आधा होगा तब भी ये m/2 होगा। अब की बार कौन सा केस है, ये वाला केस है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 0.5 m, मतलब आधा। क्वेश्चन नंबर 77, द वर्क डन इन टर्निंग अ मैग्नेट of magnetic moment m by an angle of 90 डिग्री from meridian, कितने से 90 डिग्री from meridian, is n times the corresponding work done to turn it through an angle 60 degree. The value of n is given by. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m by an angle of 90 डिग्री, अगर आप उसको 90 डिग्री से टर्न करते हैं, 90 डिग्री से टर्न करते हैं तो आपके पास जो वर्क डन है वो हो जाएगा उससे n टाइम्स है कोरस्पॉन्डिंग वर्क डन टू टर्न इट थ्रू एन 60 डिग्री। जब आप 0 से 90 डिग्री तक टर्न करते हो, एक 0 से 60 डिग्री तक टर्न करते हो, तो दोनों का वर्क डन n टाइम्स है। तो यहां पे वर्क डन कितना, दैट इज m इंटू बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, फार्मूला तो यही रहेगा। अब रहेगा तो यहां पे हो जाएगा m इंटू बी कोस थीटा 1, थीटा 1 कितना है 0 और कोस थीटा 2 कितना है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा m इंटू बी दैट इज इक्वल टू W1। ठीक है, अब दूसरा इसके लिए W2 कितना हो जाएगा m इंटू बी, कहां से कहां करना है, कोस 0 से कोस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1/2, तो उत्तर क्या होगा m b/2। ठीक है, अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना क्योंकि इसमें दो उत्तर हैं, 2 और 1/2, ध्यान से पढ़ो। m by an angle 90 from the meridian is n times, मतलब जो W1 वर्क डन है वो n टाइम्स है W2 वर्क डन के, ऐसे याद रखना आपको। अब W1 की वैल्यू क्या है m इंटू बी, W2 की वैल्यू क्या n टाइम्स m इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, तो mb से mb कैंसिल, n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी। तो आपको 1/2 उत्तर मत लिख देना, 2 उत्तर आएगा, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ के उसमें पजल नहीं होना, उसी के बाद आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 78, एन आयरन रोड ऑफ ससेप्टिबिलिटी दे रखी है जिसको लिखते हैं हम काई एम से दे रखी है 599, इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात दे रहा है, मतलब H की वैल्यू दे रहा है। ठीक है, द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल ऑफ रोड इज, देखिए परमिएबिलिटी में रिलेटिव परमिएबिलिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये रिलेशनशिप होता है, ये आपको रिलेशनशिप मालूम होना चाहिए। और इस रिलेशनशिप पे बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं, इसलिए आपको ये रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसमें आपको इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 599, तो म्यू आर कितना हो जाएगा भाई 599 प्लस 1 600। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी का फार्मूला होता है परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम डिवाइड बाय परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। अब म्यू आर की वैल्यू है 600, गुणा में क्या कर दो म्यू नोट इज इक्वल टू म्यू एम। इस म्यू नोट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई गुणा 10 की शक्ति माइनस 7, कांस्टेंट है ना इसलिए, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके उत्तर निकाल लो। आपके ये तो पाई की टर्म में ही दे रखा है, देखो कितना हो जाएगा 6 चौक 2400, उत्तर हो जाएगा 2400 पाई गुणा 10 की शक्ति माइनस 7। ये 2 जीरो यहां से हटा दो तो यहां पे कितना बच जाएगा 5, तो कितना होगा उत्तर 2.4, यहां पॉइंट लगा रहा एक और कम कर रहा है, तो 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻5। देखो -5 थी, यहां पॉइंट लगा दिया तो एक और घट जाएगी, इसलिए यहां पे आ गया 10⁻⁻4। नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था भाई वो। क्वेश्चन नंबर 79, a thin diamagnetic rod is placed vertically between poles of an electromagnet। आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उनके दोनों पोल्स के बीच में एक बार मैग्नेट को रख दिया है, वर्टिकल बिटवीन, डायमैग्नेटिक रोड इज प्लेस्ड वर्टिकली बिटवीन, ऐसे वर्टिकली इसको रख दिया है
पोल्स के बीच में, इस तरह से, ठीक है। When the current in the electromagnet is switched on, अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट को कर दिया ऑन, स्विच्ड ऑन कर दिया है। Then the diamagnetic rod is pushed up, अब ये डायमैग्नेटिक मोर पुश्ड ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ गई, आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर जाते जाते जो मैग्नेटिक फील्ड इन दो इलेक्ट्रोमैग्नेट ने पैदा किया है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट, इनके बीच में वर्टिकल डायरेक्शन में रखी है कौन, डायमैग्नेटिक। जैसे ही करंट को ऑन किया है इन दोनों के अंदर से, तो ये अप जाना शुरू हो गई और इस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर चली गई है। Hence, the rod gains gravitational potential energy। बिल्कुल, जब अर्थ से किसी पॉइंट ऊपर की तरफ जाएगी कोई बॉडी, तो वो क्या गेन करेगी, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द वर्क रिक्वायर्ड टू डू दिस कम फ्रॉम द, ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है वो कहां से आई है, करंट सोर्स से आई है। क्यों आई है, क्योंकि जब तक इसमें करंट नहीं था तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मैग्नेट भी नहीं थी। ये मैग्नेट कब बनी है, जब इसमें से करंट सोर्स आया है, और करंट सोर्स आया है तब ये जाके क्या बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनी है। तो ये कहां से आया है वर्क डन, करंट सोर्स से आया है और कहीं से नहीं आया है, ठीक है। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4। अब देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काईएम, ये किसके लिए नेगेटिव होती है। एक तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए नेगेटिव और पैरा और फेरो के लिए क्या होती है, पॉजिटिव होती है। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होती है, नेगेटिव होती है। पर इसको मैं थोड़ा सा आपको याद करने का तरीका समझाता हूं या आपको समझने की बात करता हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, परमिएबिलिटी ऑफ ए मीडियम बाय परमिएबिलिटी ऑफ ए स्पेस। इसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में B बाय B नॉट इसका फार्मूला होता है। मैग्नेटिक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में हम ससेप्टिबिलिटी की बात करते थे, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की बात करते थे हम वहां, और उसके साथ साथ हम किसकी बात करते थे, रिलेटिव परमिटिविटी की बात करते थे। यहां रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, B बाय B नॉट। जब आप डायामैग्नेटिक की बात करते हो, पहले तो डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फीबली रिपेल होता है भाई, फीबली रिपेल होता है, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन में आ सकता है, पूछ सकता है। फीबली रिपेल होता है, और फीबली रिपेल होता है तो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देता। तो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से पास होती है, बाहर से। याद रखना ये बात, मैं दो बातें बता रहा हूं। पहले तो ये रिपेल होता है, और दूसरी बात ये अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास नहीं होने देता, सारी फील्ड लाइन बाहर से पास होती है। अगर बाहर से फील्ड लाइंस पास हो रही है, बाहर से फील्ड लाइंस की क्राउड ज्यादा हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा, क्योंकि जहां फील्ड लाइंस की क्राउड ज्यादा वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा। अंदर तो फील्ड है ही नहीं, बाहर फील्ड है, बाहर फील्ड है तो इसका मतलब बी नोट की वैल्यू क्या हो चुकी है, ग्रेटर देन हो चुकी है, किससे, बी से। अगर बी नोट की वैल्यू बी से ग्रेटर देन है तो रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू कितनी होगी, लेस देन 1 होगी, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है और ये छोटा है तो 1 से कम होगी। जब ये 1 से कम हो गई तो म्यू आर की वैल्यू आप निकालोगे, वो होगी 1 प्लस काई एम, ऐसे। अब म्यू आर -1 इज इक्वल टू काई एम, ऐसा हो गया। अगर इसमें से ये कौन है, म्यू आर लेस देन 1, 1 से छोटा, जब 1 से छोटे में से 1 घटाओगे तो माइनस की टर्म आएगी, इसलिए डायामैग्नेटिक मटेरियल की वैल्यू क्या होती है, माइनस में होती है, किसकी, ससेप्टिबिलिटी की। अगर यही पैरामैग्नेट होता, यही फेरोमैग्नेट होता, वो अट्रैक्ट करते हैं तो सारी फील्ड लाइन अंदर से पास होती, सारी फील्ड लाइन अंदर से पास होती, तो इस बी की वैल्यू बी नोट से ग्रेटर हो जाती, तो म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती। जब 1 से बड़ी में से 1 को घटाओगे तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। दूसरी बात, ये कहा गया कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसके बाहर से सारी फील्ड लाइंस जाती हैं, अंदर नहीं जाती, क्योंकि रिपेल करता है, रिपल्सन को शो करता है। इसलिए ये रिपल्सन को शो क्यों करता है, इसका रीजन जानो। इसका रीजन ये है कि जब भी इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, तो ये जो मैग्नेटाइज होगा अपोजिट टू द फील्ड होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, अपोजिट टू फील्ड, ये जो मैग्नेटाइज होता है वो किस तरफ होता है, अपोजिट टू फील्ड होता है, मैग्नेटाइज्ड। जो मैग्नेटाइज होगा अपोजिट टू फील्ड, पूछा हुआ। रिपेल होता है, पूछा हुआ। ससेप्टिबिलिटी कैसे नेगेटिव आई वो बताई, पैरामैग्नेटिक की बताई, फेरो की बताई, और ये अपोजिट टू द फील्ड क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। याद रख लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन कौन, डायामैग्नेट,
उल्टी डायरेक्शन में, तभी तो रिपल्सन होता है इनके बीच, क्योंकि एक तो इस तरफ जा रहा है, दूसरा इसका उल्टा चल रहा है, तो रिपल्सन हो रहा है। पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए वहां क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 81, देयर आर 4 लाइट वेट्स रोड, सिंपल ABCD samples separately suspended by thread. A bar magnet is slowly brought near the each sample and the following observation are noted. आपको क्या कहा गया, 4 रोड को लटका दिया, 1 2 3 4, और उन चारों के पास बारी बारी से किसको लेके आए हम, एक मैग्नेट को। तो क्या मिला हमें, A is feebly repelled, B is feebly attracted, C is strongly attracted, D remains unaffected. Which of the following is true? देखो, slowly brought near each sample and observation are. A is feebly repelled, अगर वो A feebly repelled हो रही है, रिपेल किस में होता है, फीबली रिपेल किस में होता है, ये होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल में, डी लिख रहा हूं जहां रिपेल मिलता है। और फीबली अट्रैक्ट कहां होता है, पैरामैग्नेटिक में। फीबली, फेरोमैग्नेट में तो स्ट्रांगली होता है भाई, याद रखना। सी इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, मतलब ये कौन है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, ऐसा किसी में नहीं होता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, बी इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बी एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, बी इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सी इज डायमैग्नेटिक, सी जो है डायमैग्नेटिक मटेरियल, गलत, ये तो फेरो है इसलिए गलत हो गया। जो सी है वो कौन है, फेरोमैग्नेट है, इसलिए गलत हो गई। डी इज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डी कुछ नहीं है क्योंकि अफेक्ट नहीं हो रहा, तो हमें नहीं पता वो क्या है, इसलिए ये भी नहीं कह सकते। ए इज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ए तो डाया है, इसलिए भी गलत है। सही स्टेटमेंट कौन सी, ये वाली, बी इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। मैं फिर से इस क्वेश्चन की कहानी बता रहा हूं, 4 रोड को लटकाया, उसके बारी बार एक मैग्नेट को लेके आई, और हमने ये देखा कि ए इज फीबली रिपेल्ड। अब रिपेल कौन होता है, डायमैग्नेटिक, अभी बताया। अट्रैक्ट कौन होता है, पैरामैग्नेटिक। स्ट्रांगली अट्रैक्ट कौन होता है, फेरोमैग्नेट। और डी रिमेन्स अनअफेक्टेड, मतलब वो कुछ मटेरियल है ही नहीं, को न्यूट्रल मटेरियल है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, बी इज पैरामैग्नेटिक। देखो बी इज पैरामैग्नेटिक लिख रखा, तो उत्तर क्या हो गया, सही हो गया। 82, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक एटम इज, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायमैग्नेट एटम इज। अब देखिए डायमैग्नेटिक एटम का नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इस मैग्नेटिक मोमेंट का दूसरा नाम होता है नेट डाइपोल मोमेंट। आपको पजल कर रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट। अब नेट डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। नेट डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, सबको पता है, ठीक है। डायमैग्नेटिक मटेरियल का नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0, क्योंकि प्रत्येक डाइपोल मोमेंट भी 0 है, ठीक है, इसलिए। इफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल के नजदीक लेके जाओगे, आपके पास एक मैग्नेट है, मान लिया जाए ये आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये आपकी मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। एक बार हम इसकी तरफ ले गए, एक बार हम इसकी तरफ ले गए, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी, ये कह रहा है रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल, अट्रैक्ट बाय द साउथ पोल, अट्रैक्ट बाय द नॉर्थ पोल, रिपेल्ड बाय द साउथ पोल, अट्रैक्ट बाय द बोथ पोल, रिपेल्ड बाय द बोथ पोल। अब डायमैग्नेटिक मटेरियल की खास बात होती है रिपल्सन, तो किसी के पास ले जाओ, दोनों पोल से क्या शो करेगा, रिपल्सन शो करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो दोनों पोल से क्या शो करेगा, वो रिपल्सन शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 84, क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर अबव विच, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जिसको ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, जहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक बन जाता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरा, पैरा बिकम ना, गलत, फेरोमैग्नेटिक बिकम डाया ना, फेरोमैग्नेटिक बिकम पैरामैग्नेटिक, सी सही, ये आ जाएगा। इसको ट्रांजिशन टेम्परेचर के नाम से भी जाना जाता है। निकिल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर इफ टेम्परेचर इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर। अभी अभी बताया क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर फेरो किस में बदल जाते हैं, पैरा में, इसलिए फेरो किस में बदल जाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। 86, the diamagnetic material in magnetic field moves from stronger to the weaker part of field, from weaker to stronger part of field, and ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन, इन वन ऑफ द अबव। डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, रिपल्सन, उनको नफरत है, किससे नफरत है, मैग्नेटिक फील्ड से। अगर डायमैग्नेटिक उसको नफरत है मैग्नेटिक फील्ड से, तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से कम की तरफ जाएंगे, इसलिए फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड, पहला ऑप्शन। समझ रहे हो ना, डायमैग्नेटिक मटेरियल को नफरत है किससे,
मैग्नेटिक फील्ड से, और पैरा को और फेरो को क्या है, प्यार है, अट्रैक्शन है, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वो रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करेंगे तो हायर से वीक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। 87, according to Curie law, the magnetic susceptibility of substance at absolute temperature T is, magnetic susceptibility इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, तो 1/T लिख सकते हो। इट इज T इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल कहा है भाई, यहां इनवर्सली वर्ड नहीं जोड़ा, अगर यहां इनवर्सली वर्ड जोड़ देता तो उत्तर आता T, यहां पे क्या T इज प्रोपोर्शनल टू है 1/T। दोनों की स्टेटमेंट के साथ खेला किया गया है और उत्तर में आपको पजल करने की कोशिश की गई है। T इज प्रोपोर्शनल बोल दिया जाए तो 1/T, और T इज इनवर्सली बोल दिया जाता तो उत्तर आता बी वाला। Among which the magnetic susceptibility does not depend upon temperature, किसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। केवल पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टिबिलिटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर के। तभी तो जब टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो एक केस आएगा जिसको कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर, जहां फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में बदल जाता है, पैरा में। पर डायामैग्नेटिक मटेरियल का ऐसा कोई केस नहीं है, वो बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। फेरो फॉर ए प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट शुड बी, यानी कि आपको एक कोई सेंसिटिव इक्विपमेंट्स दे रखा है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, उसको आपको बचाना है मैग्नेटिक फील्ड से, तो आप क्या करोगे, इन चार कामों में से ये पूछ रहा है। सराउंडेड विद फाइन कॉपर शीट्स, placed inside an iron can, wrapped with insulation around it when passing through, इंसुलेशन का तो कोई चक्कर ही नहीं है ना, इंसुलेशन से क्या होगा, प्लेस्ड इनसाइड एल्यूमिनियम कैन नहीं, एक आप आयरन कैन के अंदर उसको रख दीजिए। आयरन जब कैन के अंदर रखोगे तो आपका क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट डालेगा वो बाहर के सरफेस पे डालेगा, अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी, सेफ। इसको क्या कहते हैं, शिल्डिंग कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग आपने पढ़ी थी। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, बिकॉज सॉफ्ट आयरन से बने होते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिव फोर्स होता है, इसलिए। रिटेंटिविटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करना जब उसके अंदर H की वैल्यू को जीरो कर दिया, और कोरेसिव फोर्स का मतलब है वो कितने टाइम तक उसके अंदर वैल्यू और चाहिए नेगेटिव में ताकि वो उसका जीरो कर सके, ठीक है। अगर यही परमानेंट मैग्नेट बनाते तो उसके लिए क्या होनी चाहिए थी, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, हाई परमिएबिलिटी। तीसरा परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी हाई, ठीक है। इस केस में भी हाई परमिएबिलिटी चाहिए भाई। परमिएबिलिटी चाहे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाओ, चाहे आप परमानेंट मैग्नेट बनाओ, जिसको आप बात करोगे तो उसके अंदर परमिएबिलिटी दोनों केस में हाई होनी चाहिए। आपकी जो रिटेंटिविटी है, कोरेसिविटी है, वो हाई होगी परमानेंट में, और सॉफ्ट में हो जाएगी लो। तो आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, और ये जो आपकी तीसरी यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 की बात करेंगे, और आपका जो कोर्स है 30 तारीख तक पूर्ण हाउती की तरफ चलेगा। इसके बाद आपको जो है कंप्लीट जो PYQ है वो सारे मिल जाएंगे। और आज के लिए इतना ही, कोई प्रॉब्लम है तो नीचे मेंशन कर दीजिए। धन्यवाद।